नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे हिंदी एकेडमी पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो हमारी यूनिट 7 हिंदी कहानी की श्रृंखला चल रही थी उसमें आज हमारी नई कहानी है आकाशदीप। तो आज हम आकाशदीप कहानी का तथ्यपरक अध्ययन करेंगे। तो आइए आप सब लोग मेरे साथ देखिए। तो दोस्तों, अगर हम आकाशदीप कहानी की बात करें तो इस कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। अगर हम इस कहानी के प्रकाशन की बात करें तो कहानी का प्रकाशन है 1928। ठीक है दोस्तों, इस कहानी की बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, क्योंकि लेखक का परिचय भी महत्वपूर्ण है। तो लेखक का परिचय हम देखेंगे। तो जयशंकर प्रसाद जी की बात करें तो हम जयशंकर प्रसाद जी को हिंदी साहित्य में देखते हैं तो वो अनेक विधाओं में अपना स्थान रखते हैं। जैसे हिंदी नाटक है, कहानियाँ हैं और उपन्यास हैं। उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। तो हम देखेंगे, और कविता के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में तो जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने जाते ही हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी के बारे में हम बात करें तो इसमें पहला बिंदु है कि प्रसाद जी रोमांटिक या स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण के रचनाकार हैं। यानी इसमें दो बिंदु हैं, उन पर आप ध्यान देना कि स्वच्छंदतावादी है एक बिंदु और एक है रोमांटिक। यानी रोमांटिक का जो हिंदी नाम है वह है स्वच्छंदतावाद। अगर हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में देखें तो उनके साहित्य में हमें रोमांटिक या स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण मिलेगा। ये उन्हें छायावाद में, दरअसल हुआ ये है कि स्वच्छंदतावाद की अगर हम शुरुआत करें तो वो हमें द्विवेदी युग से देखने को मिलती है। यानी आधुनिक काल में कहानी का भी आविर्भाव हुआ था और आधुनिक काल में जो काव्य का रूपांतरण था वो भी हो रहा था। तो उसमें हम देखेंगे जो स्वच्छंदतावाद था वो द्विवेदी युग से शुरू हुआ और वो छायावाद में पूर्ण रूप से विकसित हो गया। तो उसी को लेकर के जयशंकर प्रसाद जी चले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम दूसरे बिंदु की बात करें तो दूसरा बिंदु है कि उनकी चेतना राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक आदर्शवाद से निर्मित है। यानी दोस्तों, अगर हम प्रसाद जी की बात करें तो जिस प्रकार जिस समय कहानी चल रही थी तो 1915 के आसपास जयशंकर प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद जी कहानी के लेखन में चल रहे थे। कहानी का जो विभाजन है वो मुंशी प्रेमचंद जी के नामकरण के आधार पर हुआ है। तो कहानी के विभाजन में जो प्रेमचंद युग माना जाता है वो प्रेमचंद प्रसाद युग से नाम से जाना जाता है, जो 1915 से शुरू हुआ। तो उसमें दो धाराएं चली 1915 के बाद। एक तरफ धारा थी जो मुंशी प्रेमचंद जी की थी, जिसमें सामाजिक यथार्थ पर बल दिया जा रहा था, और दूसरी जो धारा थी वो थी जयशंकर प्रसाद की, उसमें मानसिक यथार्थ को उभारा जा रहा था। जिसमें सामाजिक परंपरा पर मुंशी प्रेमचंद जी कायम थे और उसमें मानसिक यथार्थ को जो उभारने का काम किया वो जयशंकर प्रसाद जी ने किया। अगर हम तीसरे बिंदु की बात करें तो उसमें यही है कि प्रसाद का महत्व यह है कि उन्होंने सामाजिक यथार्थ पर केंद्रित परंपरा के भीतर मानसिक यथार्थ को उभारा। कि जो सामाजिक यथार्थ की बात चल रही थी, समाज में क्या घट रहा है उसकी चर्चा की जा रही थी साहित्य में, तो उसी में मानसिक यथार्थ में क्या चल रहा है उसको भी दिखाने का कार्य जो किया था वो प्रसाद जी ने किया था। तो मानसिक यथार्थ को इसी श्रेणी में आगे जो मनोवैज्ञानिक कहानियाँ चली, मनोविश्लेषणवाद चला, वो भी इसी पर चला था, जिसमें आगे हमें देखने को मिलेंगे। अज्ञे हैं, इलाचंद जोशी हैं, तो वो लोग इन्हीं की जो मानसिक यथार्थ है इसी को बाद में मनोविश्लेषणवाद के नाम से जाने लगा। तो इसी धारा को लेकर वो चलते हैं। और हमारे नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो कहानी के जो मुख्य रूप से आलोचक हैं वो राजेंद्र यादव जी हैं। इन्होंने कहानी की आलोचना में मुख्य रूप से भूमिका निभाई है। तो इन्होंने जयशंकर प्रसाद जी के ऊपर एक पंक्ति कही है, ये इम्पोर्टेंट है, इससे पर आप ध्यान देना कि अतिरिक्त रोमानी वातावरण और कल्पित कथानकों के बावजूद प्रसाद हिंदी के पहले सफल कहानीकार हैं। यानी राजेंद्र यादव ने माना है कि उनकी कहानियों में रोमानी वातावरण है, कल्पित कथानक लिया गया है, उन्होंने कल्पना के सहारे कथानक को लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदी के पहले सफल कहानीकार जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। यानी राजेंद्र यादव जी ने हिंदी के पहले सफल कहानीकार के रूप में प्रसाद जी को ही माना है। ठीक है दोस्तों, ये मुख्य बिंदु आप ध्यान रखना।
अगर हम राजेंद्र यादव की बात करें तो उन्होंने प्रसाद जी के संपूर्ण कहानी साहित्य पर जो चर्चा की है उसमें उन्होंने एक बात और कही है जो यहाँ पर नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर हम प्रसाद की कहानियों में या उनके काव्य में देखें तो उनमें नारियों को मुख्य रूप से लिया गया, जो कि नारी के मन में क्या चल रहा है, तो उसी के अंतर्द्वंद को उन्होंने उसमें उभारने का काम किया है कि नारी के मन में एक तरफ कर्तव्य है, एक तरफ मन में जो प्रेम की रोमानियत भावना चल रही है, उन दोनों के युद्ध का जो पथ लिया है उसी को उन्होंने दिखाया है। अब हम आगे बात करें जो जयशंकर प्रसाद जी का कहानी संग्रह है, तो हम इनकी बात करें तो देखना दोस्तों कि प्रसाद जी ने कुल 72 कहानियाँ लिखी हैं। ठीक है दोस्तों, प्रसाद जी ने लगभग 72 कहानियाँ लिखी हैं। उनमें अगर उनकी पहली कहानी की बात करें तो उनकी पहली कहानी है वो ग्राम मानी जाती है, जो 1912 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है दोस्तों, प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है, तो वो है ग्राम, जो इंदु पत्रिका में 1912 में प्रकाशित हुई थी। अगर हम प्रसाद जी के कहानी संग्रह की बात करें तो उनके मुख्य रूप से 5 कहानी संग्रह हैं। पहला है छाया। पहला उनका कहानी संग्रह कौन सा है, छाया, जिसका प्रकाशन 1912 में ही हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से 5 कहानी थी। हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह भी है। अगर हम छाया की बात करें तो ये एक तरफ जयशंकर प्रसाद जी का हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह है और दूसरी तरफ ये जयशंकर प्रसाद का भी प्रथम कहानी संग्रह है। यानी इससे हमें दो बातें ध्यान रखनी है, दो क्वेश्चन यहाँ से हमें पूछ सकता है। एक पूछ देगा कि प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह कौन सा था, तो वो छाया था, इसका प्रकाशन 1912। और फिर वो पूछ देगा, दूसरे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है, तो वो भी जयशंकर प्रसाद जी का छाया ही है, जिसे हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह माना गया है। अगर हम उनके दूसरे कहानी संग्रह की बात करें तो दूसरा उनका कहानी संग्रह है प्रतिध्वनि, जिसका प्रकाशन हुआ था 1926 में। हाँ दोस्तों, तो कौन सा है, प्रतिध्वनि, जिसका प्रकाशन 1926 में। अगर हम उनके तीसरे कहानी संग्रह की बात करें तो वो है आकाशदीप, जिसका प्रकाशन हुआ 1928 में। इसमें कुल कितनी कहानियां हैं, तो इसमें 19 कहानी हैं। और हम नेक्स्ट उनकी कहानी संग्रह की बात करें तो नेक्स्ट है उनका आंधी। आंधी कहानी संग्रह है जिसका प्रकाशन 1931 में हुआ था, जिसमें कुल कितनी कहानी है, तो 11 कहानी है। अगर हम पांचवें कहानी संग्रह की बात करें तो वो है इंद्रजाल। ठीक है दोस्तों, इसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। इसमें कुल कितनी कहानी थी, तो इसमें 14 कहानी थी। तो दोस्तों ये रहे उनके कहानी संग्रह, छाया है, प्रतिध्वनि है, आकाशदीप है, आंधी है, इंद्रजाल है। अगर इन्हें एक ध्यान में इस प्रकार भी रखना है कि इनका क्रम भी पूछ सकता है कि इनका प्रकाशन वर्ष के हिसाब से क्रम बताइए, तो क्रम भी उनका यही है, छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928, आंधी 1931 और इंद्रजाल 1936। ठीक है दोस्तों, तो छाया, प्रतिध्वनि, आकाश, आंधी और इंद्रजाल। अब हम आकाशदीप जो हमारी कहानी लगी हुई है, अगर हम इस कहानी की बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी की जो आकाशदीप कहानी है वो इसी नाम से उनका जो कहानी संग्रह भी हुआ था, छपा था। तो आकाशदीप कहानी की बात करें तो सबसे पहले हम इस संग्रह की बात करेंगे कि आकाशदीप कहानी संग्रह में कुल 19 कहानियां हैं। तो कितनी कहानियां हैं दोस्तों, आकाशदीप कहानी संग्रह में 19 कहानियां हैं कुल। उनमें हम देखें कौन कौन सी कहानी है, तो पहली आकाशदीप है, दूसरी ममता है, स्वर्ग के खंडर में, सुनहला सांप, हिमालय का पथिक, भिखारिन, प्रतिध्वनि, कला, देवदासी, समुद्र तरंग, बैरागी, बंजारा, चूड़ी वाला अपराधी, हृदय चिन्ह, रूप की छाया और ज्योतिषमती, रमला और बिसा। तो दोस्तों ये रही जो आकाशदीप कहानी संग्रह में जो कहानियाँ लगी हुई हैं, वो कहानियाँ ये हैं। आजकल एनटीए क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दे रहा है कि अगर कोई कहानी है, अगर तो उसकी कहानी संग्रह के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अगर उसमें कोई भूमिका लगी है तो उससे क्वेश्चन पूछ दे रहा है। तो इसमें कहानी संग्रह में भूमिका नहीं थी तो मैंने भूमिका को नहीं लिया है। इसमें कुल जो कहानियाँ थी वो मैंने कहानियों के नाम ले लिए हैं, तो इन्हें आप ध्यान रखना। अब हम अपनी कहानी की बात करें तो अगर हम अपनी कहानी के बिंदुओं की चर्चा करें कि आकाशदीप कहानी कैसी थी, तो इसमें आकाशदीप एक रोमांटिक प्रणय प्रधान कहानी है। ठीक है दोस्तों, यानी आकाशदीप एक रोमांटिक प्रणय प्रधान कहानी है। यहाँ पे प्रणय प्रधान कहानी से मतलब है कि एक प्रेम की रोमानी कहानी है आकाशदीप। अगर हम नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी आकाशदीप के माध्यम से
जयशंकर प्रसाद जी आकाशदीप के माध्यम से कर्तव्य पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहने का संदेश देते हैं। यानी जयशंकर प्रसाद जी की अगर ये कहानी हम पढ़ेंगे तो इसमें यही है कि उन्होंने बुद्धगुप्त के द्वारा दर्शाया है कि कर्तव्य पथ पर हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। अगर हम नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए प्रेम का बलिदान देना कहानी के उद्देश्य को दर्शाता है। आदर्श प्रेम की स्थापना तथा प्रेम और कर्तव्य के द्वंद्व में कर्तव्य को दिखाना इस कहानी का लक्ष्य है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि जयशंकर प्रसाद जी की जो चेतना है वो संस्कृति, परंपरा, अपना देश, इन सब चीज़ों को लेकर ज़्यादा चलती है। तो उन्होंने इसमें जो प्रेम और कर्तव्य का द्वंद्व था, इसमें कर्तव्य को विजयी बनाया है। ठीक है दोस्तों, और जो उनके प्रेम और कर्तव्य यानी जो इसका नायक है बुद्धगुप्त और चंपा है उसकी नायिका, तो उन दोनों के बीच जो प्रेम और कर्तव्य का द्वंद्व चल रहा था उसमें कर्तव्य को उन्होंने प्रधानता दी है कहानी में बात। अगर हम नेक्स्ट बिंदु की बात करें कि कहानी की नायिका जो चंपा है अकेले आकाशदीप जलाकर बुद्धगुप्त की तरह भटके लोगों को मार्गदर्शन कराती है। यानी चंपा है तो बाद में वो आकाशदीप के माध्यम से यानी दीप जला करके बुद्धगुप्त की तरह भटके लोगों को मार्गदर्शन कराती है। और हम नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो नेक्स्ट बिंदु है हमारा, तो इस कहानी के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने प्रेम, सत्य, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदारी, सेवा, नैतिकता जैसे शाश्वत मूल्यों को स्थापित किया है। यानी उन्होंने इस कहानी में निम्नलिखित मूल्यों को लिया है, जैसे प्रेम है, सत्य है, कर्तव्यनिष्ठ है, ईमानदारी है, सेवा है, नैतिकता है, इन मूल्यों को भी इन्होंने स्थापना की है। अब ये वाला नेक्स्ट बिंदु मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे आप ज़रा ध्यान रखना कि मैंने जब आपको कहानी का पाठ कराया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कहानी में एक स्थल पर 5 वर्ष का अंतराल है। यानी कहानी 2 भागों में है, एक कहानी 5 वर्ष पूर्व की है, एक 5 वर्ष बाद की कहानी है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ध्यान रखना है कि कहानी में 5 वर्ष का अंतराल है। पहले एक घटना बता दी गई कि बुद्धगुप्त और चंपा हैं, वो किस प्रकार बंदी थे, बंधन से आज़ाद होकर वो एक नवीन द्वीप पर आते हैं। बाद में उस द्वीप का नाम वो चंपा नगरी रखता है। और फिर जब इतना कहानी का पहला हिस्सा है, फिर दूसरा हिस्सा है 5 वर्ष बाद का, उसमें 5 वर्ष बाद वो उस टापू का, उस द्वीप का राजा बन गया है, उसका उस पर अधिकार है, उसकी फिर उसमें चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस कहानी के पात्रों की बात करें तो अगर हम पात्र परिचय में देखेंगे तो इस कहानी में मुख्य रूप से 5 पात्र हैं जो मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। इनमें पहला पात्र है बुद्धगुप्त, यानी कहानी का नायक। ठीक है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखना, इसके बारे में जो बातें हैं। तो ताम्रलिप्त का एक क्षत्रिय बालक है ये बुद्धगुप्त। कौन है? तो ताम्रलिप्त का एक क्षत्रिय है, महानाविक है, परिस्थिति बस जलदस्यु हुए। यानी ये पहले क्षत्रिय बालक था, बाद में इसी की परिस्थिति कुछ ऐसी हुई कि बाद में इसे जलदस्यु बनना पड़ा। ठीक है दोस्तों, कहानी का नायक है, बहादुर और वीर पुरुष है जो चंपा और खुद को मणिभद्र के चंगुल से आज़ाद करवाता है। यानी मणिभद्र, चंपा और अपने को मणिभद्र के जो चंगुल में फंसे हुए थे, उसके यहाँ बंदी थे, वहाँ से इसे आज़ाद करता है। इसकी एक और विशेषता है कि बाद में जो कहानी का दूसरा भाग है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो द्वीप थे बाली, जावा, सुमात्रा, इन पर इसका बाद में वाणिज्य पर अधिकार इसने प्राप्त कर लिया था। यानी जो बाली, जावा, सुमात्रा द्वीप थे, बाद में इसने उनके द्वारा समुद्र में जो व्यापार होता था इन द्वीपों के माध्यम से, तो इसने उन रास्तों पर अपना वाणिज्य स्थापित कर लिया था। अब हम देखेंगे दूसरा कैरेक्टर चंपा, जो हमारी कहानी की नायिका है। तो कौन है चंपा? कहानी की हमारी नायिका है जो बुद्धगुप्त से प्रेम करती है बाद में। एक क्षत्रिय बालिका है, कहानी की नायिका है और जलदस्यु की कैदी है। ठीक है दोस्तों, जलदस्यु ने बाद में से कैद कर लिया था और बुद्धगुप्त की प्रेमिका है। ठीक है दोस्तों, अब हम मणिभद्र की बात करें तो मणिभद्र कौन है? तो पोताध्यक्ष है। ठीक है, मणिभद्र कौन है? तो पोताध्यक्ष यानी नाविकों, जो नावें थीं उनका अध्यक्ष है वो मणिभद्र है। कहानी का खलनायक भी है यही। ठीक है दोस्तों, जिसने चंपा और बुद्धगुप्त को बंदी बनाकर रखा था। मणिभद्र ने चंपा और बुद्धगुप्त को दोनों को बंदी बनाकर रखा हुआ था। अब नेक्स्ट है हमारी अगली पात्र, वो है जया। तो जया कौन है? एक सेविका है जो जंगल में निवास करने वाली युवती है। यानी जब ये जो नए द्वीप पर गए थे, जिसे बाद में बुद्धगुप्त ने जो चंपा नगरी नाम रखा था, उस द्वीप पर पहले से
जंगल में निवास करने वाले लोग रहते थे। तो उसी में से जो जया है बाद में चंपा की सेविका बनती है, उन्हीं के यहाँ ये कार्य करती है, तो वो है जया। ठीक है दोस्तों। अब हम ताम्रलिप्त क्या था उसकी बात करें तो उसमें उन्होंने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित एक प्राचीन नगर था, यानी ताम्रलिप्त था वो बंगाल की खाड़ी में स्थित एक प्राचीन नगर था। विद्वानों का मत है कि वर्तमान ताम्रलिप्त की प्राचीन ताम्रलिप्त था, यानी जो वर्तमान में अभी जो ताम्रलिप्त है वही प्राचीन में ताम्रलिप्त था। भारतवर्ष में कलिंग और ताम्रलिप्त आदि प्राचीन बंदरगाहों से भारतवासियों के जहाज बराबर सिंहल, सुमात्रा, जावा आदि द्वीपों की ओर जाते थे। यानी भारत के जो ये देश जो राज्य जो टापू थे ताम्रलिप्त और कलिंग, इनके जो बंदरगाह थे, तो भारतवासियों का जो व्यापार होता था वो इन्हीं के द्वारा जहाज़ों से जाते थे, जो सिंहल, सुमात्रा आदि द्वीपों की ओर जाते थे। ठीक है दोस्तों। अब हम कहानी की अगर उद्धरण की बात करें, जो प्रमुख पंक्तियां हैं उन्हें भी आप देख लीजिए। ये पंक्तियां भी आ सकती हैं, कोई पंक्ति दे देगा और आपसे पूछ देगा कि ये किस कहानी की है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे लगी, तो आप इन पंक्तियों को देखिए। इसमें जो एक पंक्ति है कि क्या स्त्री होना कोई पाप है, तो ये कौन कहता है, तो ये चंपा कहती है बुद्धगुप्त से। ठीक है दोस्तों। जब चंपा और बुद्धगुप्त दोनों आपस में आलिंगन करते हैं तो बुद्धगुप्त कहता है अरे ये क्या, तुम तो स्त्री हो। तो तब चंपा कहती है क्या स्त्री होना कोई पाप है। अब दूसरी पंक्ति की बात करें तो दूसरी पंक्ति है कि दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका, वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा, उससे एक नई वस्तु का पता लगा, वह थी कोमलता। ठीक है। तो ये कौन था, तो ये किसके बारे में है, तो ये पंक्ति है बुद्धगुप्त के बारे में। ठीक है दोस्तों। तीसरी पंक्ति की हम बात करें, तीसरी पंक्ति है हंसी आती है तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो, उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। तो ये पंक्ति कौन कहता है, तो ये पंक्ति बुद्धगुप्त कहता है चंपा से। जब चंपा नवीन द्वीप पर जब वो बैठी बैठी दीप जला रही थी, तो पीछे से आकर तब बुद्धगुप्त कहता है कि तुम दीप जलाकर किसको पथ दिखलाना चाहती हो, जिसको तुमने भगवान मान लिया है। तो चंपा कहती है कि हाँ वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते। ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट पंक्ति की बात करें तो नेक्स्ट पंक्ति है कि आह चंपा तुम कितनी निर्दयी हो, बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता, जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है, उसकी परीक्षा लेकर देखो तो कहो चंपा वो कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। यानी ये जो बातें हैं ये बुद्धगुप्त कह रहा है चंपा से कि चंपा तुम मेरा विश्वास तो करो, अगर तुम मुझे कुछ करने का मौका दो, मुझे मेरी परीक्षा लेकर देखो, मैं क्या नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। अब हम नेक्स्ट पंक्तियों की बात करें तो नेक्स्ट पंक्तियां हैं जो चंपा की हैं, कि चंपा को अपने बचपन की याद आती है। तब वो कहती है कि मुझे स्मरण है जब मैं छोटी थी, मेरे पिताजी नौकरी पर समुद्र में जाते थे, मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती थी, भगवान मेरे पथभ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। ठीक है दोस्तों। ये वाली पंक्ति आप ध्यान रखना कि उसकी माँ क्या कहती थी कि भगवान मेरे पथभ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब पिता बरसों पर लौटते तो कहते साध्वी तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की है, वो गदगद हो जाती। ठीक है दोस्तों। तो ये चंपा अपने मन में सोचती है और बाद में ये उससे बुद्धगुप्त से कहती है। और नेक्स्ट पंक्ति है कि जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ, अंधेर है जलदस तुम्हें प्यार करती हूँ। दोस्तों ये वाली दोनों पंक्तियाँ इस कहानी की मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं। कहानी का जो उद्देश्य है वो इन्हीं पंक्तियों के द्वारा स्पष्ट होगा कि एक तरफ जो चंपा है वो बुद्धगुप्त को मानती है कि उसने उसके पिताजी की हत्या की है, तो उसे अपने पिताजी की हत्या से बदला भी लेना चाहती है, और दूसरी तरफ वो बुद्धगुप्त से प्रेम भी करती है। ठीक है। तो उसी का द्वंद्व इस कहानियों में दिखाया गया है। तो जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती हूँ,
फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ, अंधेर है जल रसी, तुम्हें प्यार करती हूँ। ठीक है दोस्तों, ये वाली पंक्ति ध्यान रखना। अब हम आगे देखें, आगे की पंक्ति है कि हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा। मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जाता। जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तारका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई। अगर हम इन पंक्तियों की बात करें तो ये बुद्धगुप्त कहता है चंपा से कि हम लोग जहाँ पर इस नवीन द्वीप पर रह रहे हैं, हम अपने भारतवर्ष देश से कितनी दूर हैं, और हम इन वन प्राणियों के साथ रह रहे हैं, और वो देश, फिर वो स्मरण करता है कि वो दार्शनिकों का देश, वो महिमा की प्रतिमा, तो वो अपने देश के बारे में बताता है। और फिर बाद में चंपा से कहता है कि हम दोनों परिणय यानी अपनी शादी करके क्यों ना अपने देश चलें। अब नेक्स्ट पंक्ति है, उसमें चंपा बुद्धगुप्त से कह रही है कि पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे में जलना होगा जैसे आकाश दीप। ठीक है दोस्तों, तो चंपा बुद्धगुप्त से क्या कहती है कि पहले मेरा विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाश दीप। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे कहानी खत्म होती है बाद में। तो कैसी लगी आपको कहानी? मैंने कहानी से जो भी मोस्ट पंक्तियाँ थी वो मैंने ले दी हैं इसमें, और जो भी पात्र परिचय था मैंने सभी पात्रों का इसमें आपको परिचय भी करा दिया है। तो कहानी से जो भी मुख्य रूप से तथ्य थे वो मैंने आपको बता दिए। तो दोस्तों, अपनी प्रतिक्रिया देना, कमेंट बॉक्स में बताना कि अगर कोई गलती हो तो बताना, उसमें आगे सुधार किया जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस कहानी की पीडीएफ चाहिए तो वो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जा करके मेरे टेलीग्राम चैनल राधे हिंदी एकेडमी पर जुड़ जाइए, तो वहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।